ऐसा ही एक अंग्रेज था हिंदुस्तान पर जिसने बहुत अत्याचार किए हैं, जिसको कभी याद करना भी, हम सपने में भी याद करना अच्छा नहीं मानेंगे। उसका नाम था डलहौजी। आपको मालूम है डलहौजी ने सबसे खराब काम इस देश में किया कि हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों को भूमिहीन बना दिया। डलहौजी के पहले इस देश में एक भी किसान भूमिहीन नहीं था, ये अंग्रेजों के ही दस्तावेज बताते हैं। अंग्रेजों के दस्तावेज कहते हैं कि डलहौजी के आने के पहले भारत के हर किसान के पास कम से कम 10 एकड़ जमीन थी, कम से कम 10 एकड़ जमीन थी, कम से कम 10 एकड़ जमीन। इसको ध्यान से सुनिएगा, एक भी किसान भूमिहीन नहीं था। और बहुत सारे किसानों के पास 100 एकड़ थी, 500 एकड़ थी, 1000 एकड़ थी, लेकिन कम से कम 10 एकड़ तो हर किसान के पास थी। डलहौजी ने क्या किया, एक कानून लाया, उसका नाम है लैंड एक्विजिशन एक्ट, जमीन को छीन लेने का कानून। उस कानून को लागू कराया और उस कानून के लागू होते ही करोड़ों किसानों की जमीनें छीनकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की जमीन हो गई। डलहौजी पता है क्या करता था, अदालतें लगाता था। एक शहर में चला गया या एक गांव में चला गया, गांव के नागरिकों को बुलाता था इकट्ठा और उनसे कहता था कि ये जमीन तुम्हारी है, इसको सिद्ध करो। तो लोग कहते थे कि ये हमारे पिताजी ने दी है, पिताजी के पिताजी ने दी है, पिताजी के पिताजी ने दी है। कहता था कागज दिखाओ इसका। अब हिंदुस्तान में कागज पर कोई प्रमाण नहीं लिखने की परंपरा है। हमारे यहां कोई भी कागज पर प्रमाण नहीं लिखा जाता, हमारे यहां तो वचन का महत्व ही बहुत है। तो वो कहते थे हमारे यहां तो परंपरा से, तो वो कहता मैं परंपरा नहीं मानता, तुम्हारी जमीन मेरी हो गई। एक एक दिन में 25-25 हजार किसानों से जमीनें छीनी। जिस डलहौजी ने करोड़ों किसानों को भूमिहीन बना दिया, उस डलहौजी के नाम पर इस देश में एक शहर बसा हुआ है। बहुत शर्म आती है, बहुत अफसोस होता है। और उस शहर में हमारे लोग मजा करने के लिए जाते हैं, हनीमून मनाने के लिए जाते हैं, मौज करने के लिए जाते हैं। मालूम है डलहौजी नाम का शहर है, इसी देश का अंग है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड या हमारा जो पंजाब है उसके बॉर्डर पे है, तो हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पर यह डलहौजी शहर खून खौलाता है हमारा। जिस डलहौजी ने हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों को भूमिहीन बनाया हो, जिसने जमीनें छीनी हो, किसानों पर अत्याचार किए हो, एक एक दिन में 25-25 हजार किसान भूमिहीन किए हो, उस आदमी के नाम पे शहर क्यों होना चाहिए इस देश में? उस शहर का नाम क्यों नहीं बदल देना चाहिए? हमारे पास कोई नामों की कमी है? याज्ञवल्क शहर हो सकता है, वशिष्ठ शहर हो सकता है, विश्वामित्र शहर हो सकता है, कोई नाम से शहर हो सकता है। हिमाचल प्रदेश के किसी ऋषि मुनि के नाम से वो शहर बसाया जा सकता है। डलहौजी में ऐसे कौन से सद्गुण हैं जो उसके नाम पर वो शहर? इसी तरह से बहुत अफसोस है मुझे, और 2-3 बातें आपसे कहना चाहता हूं। हिंदुस्तान में दिल्ली है, दिल्ली में आप वहां गए हैं इंडिया गेट? इंडिया गेट दिल्ली वाले कार्यकर्ता यहां हैं, वो जानते हैं। इंडिया गेट पर आपने एक स्थान देखा है जो खाली है, प्लेटफॉर्म बना हुआ। वहां पर 1947 में तय हुआ था कि महात्मा गांधी की मूर्ति लगेगी। उसके बाद संसद में 3 बार प्रस्ताव हो गया और आजादी के 62 साल के बाद वहां गांधी जी की मूर्ति नहीं लग पाई। और पता है वहां मूर्ति पहले लगी हुई थी जॉर्ज की, अंग्रेजों के राजा की। और फिर बात हुई कि ये तो अब हमें गुलामी की निशानी के रूप में हटाई देना पड़ेगा, तो वो हटा के गांधी जी की मूर्ति लगानी। तो गांधी जी की मूर्ति बनी हुई, रखी हुई है, उस स्थान पर लगाई नहीं जा सकी क्योंकि अंग्रेज सरकार को मंजूर नहीं है। हमारी गुलामी हट जाए ये अभी भी अंग्रेज सरकार को मंजूर नहीं है। और भारत सरकार अंग्रेज सरकार से रिश्ते खराब नहीं कर सकती है, इसलिए महात्मा गांधी की मूर्ति नहीं लग सकती। मैं ये कहता हूं महात्मा गांधी की मत लगाओ, भगत सिंह की लगा दो, ऊधम सिंह की लगा दो, चंद्रशेखर आजाद की लगा दो। भगत सिंह की मूर्ति लगाना वहां बहुत प्रासंगिक है क्योंकि उसी के बगल में संसद है जहां भगत सिंह ने बम फेंका था, आपको मालूम है, जिसकी सजा उन्होंने खाई थी और फांसी पाई थी। तो भगत सिंह की मूर्ति लगा दो, क्या तकलीफ है? बहुत लोग कहते हैं गांधी जी की मूर्ति पे विवाद है, भगत सिंह की मूर्ति पे विवाद क्या होगा? कोई भगत सिंह को नहीं मानता हो ऐसा कौन है इस देश में जो उनकी शहादत को सलाम नहीं करता हो? 23 साल की उम्र में जो लड़का फांसी के फंदे पे चढ़ गया, आप में से कितने लोग हैं जिनकी उम्र 23 साल से अभी ज्यादा हो गई होगी और वो 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पे चढ़ गया? और एक ऐसा नौजवान फांसी के फंदे पे चढ़ गया जिसकी सगाई होनी, शादी होनी, सगाई छोड़ी, शादी छोड़ी, और कहना शुरू कर दिया कि मेरी शादी तो हो गई आजादी के साथ, मेरी सगाई तो हो गई आजादी के साथ।
एक ऐसा नौजवान जिसने जिंदगी में बचपन के दिन नहीं देखे कभी। आपको मालूम है बचपन में सब हंसते हैं, खेलते हैं, मुस्कुराते हैं, मजा करते हैं और समय पास करते हैं। उस नौजवान ने 7-8 साल की उम्र में देश के बारे में सोचना शुरू कर दिया। वो कहानी तो आप सब जानते हैं ना, खेत में जाके काम कर रहा तो मैं बंदूक बो रहा हूं ताकि इसमें से पेड़ उगेगा और उस पेड़ पर सैकड़ों बंदूकें निकलेंगी और उनसे अंग्रेजों को मारूंगा। तो ऐसे भगत सिंह की मूर्ति लगाने में क्या तकलीफ है? लगा देना चाहिए था इंडिया गेट पर, अब तक हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। उधम सिंह की मूर्ति नहीं लग सकती, भगत सिंह की नहीं लग सकती, चंद्रशेखर आजाद की नहीं, जॉर्ज पंचम की लग सकती है, अंग्रेजों की किसी अधिकारी की लग सकती है। ये गुलामी की निशानियां हमको हटानी पड़ेगी। आज नहीं तो कल हमें इंडिया गेट के बारे में फैसला करना ही पड़ेगा कि इस पर तो हिंदुस्तान के सर्वोच्च स्तर के, शीर्ष स्तर के किसी शहीद की, क्रांतिकारी की ही मूर्ति लगेगी और तभी ये वास्तव में इंडिया गेट कहलाएगा। और इस इंडिया गेट का नाम भी बदलना। इंडिया तो हमारा नाम नहीं है, हमारा नाम तो भारत है। परंपरा से हमारा नाम भारत है, इतिहास हमारा भारत के नाम से है, परंपराएं हमारी भारत के नाम से हैं, मान्यताएं हमारी सारी भारत के नाम से हैं और हम भारत के बारे में अपने खून में, अपनी रगों में महसूस करते हैं उसकी संवेदनशीलता को। वो इंडिया कैसे हो सकता है? संविधान में अंग्रेजों ने लिखवा दिया इंडिया दैट इज भारत। ये तो सब मूर्खता की बात है। भारत दैट इज इंडिया वो तो समझ में आता है अंग्रेजों के लिए, क्योंकि उनको भारत समझ में नहीं आता। उनको इंडस वैली सिविलाइजेशन समझ में आती है, सिंधु घाटी सभ्यता समझ में नहीं आती। तो सिंधु घाटी सभ्यता को इंडस वैली कर दिया उन्होंने अपनी सुविधा के लिए और उस इंडस में से इंडिया बना दिया अपनी सुविधा के लिए। अब वो इंडिया को हम क्यों ढोएंगे? अपने कंधे पे रखकर उसकी अर्थी को कहां लेके जाएंगे? आजादी के 62 साल में तो हमको यह तय करना ही पड़ेगा कि भारत दैट इज भारत, भारत दैट वॉज भारत। पहले भारत था, आज भी भारत है, भविष्य में भी भारत रहेगा। ये तो गलती से थोड़े दिनों के लिए इंडिया हो गया, तो इंडिया भी हमको हटाना और हिंदुस्तान के हर कानून में से इंडिया हटाना। हमारे कानून की किताबों में जहां जहां इंडिया है, हर जगह से इंडिया हटाना। आपको मालूम है इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, इंडियन एजुकेशन एक्ट, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, ये क्या इंडियन 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 इंडिया? सारे कानून की किताबों को एक तरफ से फिर से लिखना पड़ेगा। जहां जहां इंडिया है हर जगह भारत आएगा, वरना आजादी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, वरना लाखों क्रांतिकारियों की शहादत का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हमें एक दो चीजें और भी करनी पड़ेंगी इस देश में, वो बहुत जरूरी है। वो ये करनी पड़ेंगी कि भारत में बहुत सारे स्थान है, आप में से महाराष्ट्र के कोई कार्यकर्ता आए हों जो मुंबई के रहने वाले हों, उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि मुंबई सीएसटी रेलवे स्टेशन वो था पहले अंग्रेजों के नाम पर पूरा का पूरा। अभी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस हुआ, ये तो थोड़े दिन से हुआ और वो भी आजादी के 50 साल बाद हुआ। पहले वो विक्टोरिया टर्मिनस हुआ करता था। अब विक्टोरिया तो अंग्रेजों की रानी है, अंग्रेजों की रानी के नाम पर उन्होंने स्टेशन बना के रख दिया और वो विक्टोरिया टर्मिनस आजादी के बाद 50 साल तक चलता रहा। बहुत शर्म और बहुत अफसोस की बात है। एक दिन झटके में आकर महाराष्ट्र विधानसभा ने तय किया कि अब ये विक्टोरिया टर्मिनस नहीं रहेगा, ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनस हो जाएगा। तो मैं उन सब नेताओं का आभारी हूं, महाराष्ट्र के उन सब नेताओं को धन्यवाद देता हूं, उन सबके साहस की मैं प्रशंसा करता हूं जिन्होंने गुलामी के नाम को हटाया, विक्टोरिया टर्मिनस और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस बना। लेकिन उन्हीं नेताओं को एक निवेदन और करता हूं कि अभी गुलामी अधूरी है, अभी पूरी निशानियां मिटी नहीं है। आप जाइए छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन पर, कितने अंग्रेज अधिकारियों की मूर्तियां वहां लगी हुई है, उनको भी हटाना है वैसे ही जैसे विक्टोरिया टर्मिनस हमने हटाया है वहां से। अधूरा काम है। जिन अंग्रेज अधिकारियों ने अत्याचार किए हैं मुंबई पर, उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं मुंबई रेलवे स्टेशन पर। एक बहुत खतरनाक और बहुत ही तकलीफ देने वाला अंग्रेज हुआ करता था, एल्फिंस्टन। अंग्रेज गवर्नर बन गया, मुंबई में आ गया
और उसने जो अत्याचार मचाया है, जैसे डलहौजी ने जमीन छीनने का काम इधर उत्तर भारत में किया, वैसे एल्फिंस्टन ने पूरे महाराष्ट्र के किसानों की जमीन छीनने का काम किया। वो एल्फिंस्टन इतना ही अत्याचारी था जितना डलहौजी था, उसमें कोई कमी नहीं थी। उस एल्फिंस्टन की मूर्तियां, उस एल्फिंस्टन के फोटो अभी भी मुंबई में जगह जगह पर हैं, और उसके नाम पर एक स्टेशन भी है, एल्फिंस्टन रोड। उसके नाम पर एक कॉलेज भी है, एल्फिंस्टन कॉलेज। तो ये एल्फिंस्टन कॉलेज का नाम बदलना है, एल्फिंस्टन रोड का नाम बदलना है, और कम से कम अत्याचारी अंग्रेजों की मूर्तियां तो पूरी तरह से हटा ही देनी है, और उन सब स्थानों पर हमें क्रांतिवीरों की मूर्तियां लगानी है। महाराष्ट्र में क्रांतिवीरों की कोई कमी नहीं है जिनकी मूर्तियां वहां नहीं लग सकती हैं। आपको मालूम है, एक एक से क्रांतिकारी महाराष्ट्र में हुए। एक ही एक परिवार के तीनों भाई चाफेकर बंधु एक साथ हिंदुस्तान की क्रांति के लिए निकल पड़े। ऐसे ऐसे परिवार महाराष्ट्र में हुए। हिंदुस्तान में किसी से यह पूछो कि एक ही परिवार के 3 प्रधानमंत्री, फट से बता देगा। और उसी को पूछ लो कि एक ही परिवार के 3 बेटे तीनों फांसी पे चढ़ गए हो, ऐसा परिवार बता दो। गिने चुने लोगों को मालूम है चाफेकर बंधु। तो चाफेकर बंधुओं की मूर्तियां होनी चाहिए वहां पर जहां मुंबई सीएसटी पर अंग्रेज अधिकारियों की मूर्तियां लगी हुई हैं। हमारे देश में महाराष्ट्र ने क्रांतिकारियों के लिए परंपरा पैदा की है। इस देश की आजादी का इतिहास उन मराठी वीरों के लिए हमेशा कृतज्ञ रहेगा जिन्होंने 1857 की क्रांति की सूत्रपात की इस देश में। नाना साहब पेशवा, आप जानते हैं, मूलतः मराठी थे। क्योंकि अंग्रेजों ने उनके परिवार को मार के भगा दिया था पुणे से, तो वो आके रहने लगे थे कानपुर के पास बिठूर में। वो नाना साहब पेशवा थे जिन्होंने क्रांति सूत्र इस देश में दिया, जिन्होंने संगठन खड़ा किया, जिन्होंने अंग्रेजों से आजादी छीन के लेनी है ये भारतवासियों को समझाया। और उनके दाएं बाएं तांतिया टोपे वो मराठी थे, नाना साहब पेशवा मराठी थे, चाफेकर बंधु मराठी थे, और हमारे देश में एक दो नहीं सैकड़ों नाम है। उन सब क्रांतिकारियों की मूर्तियां होनी चाहिए मुंबई सीएसटी स्टेशन पर। यह अभियान हमें चलाना है, भारत स्वाभिमान की तरफ से चलाना है, और इस अभियान में सारी राजनीतिक पार्टियों को शामिल कराना। इसके साथ और एक काम करना है अपने महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं को, चर्च गेट का नाम बदलना। यह चर्च गेट का नाम हमारा नहीं है, अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। आजादी के 62 साल के बाद चर्च गेट का नाम हम हमारी छाती पर क्यों ढोएंगे? चर्च गेट बदलना है, वहां की मूर्तियां हटानी है। और आप मुंबई महानगर पालिका की बिल्डिंग में कभी भी जाइए तो दरवाजे पर जो सबसे बड़ी मूर्ति है वो सबसे खतरनाक अंग्रेज अधिकारी की मूर्ति है, जिसने सैकड़ों नहीं हजारों मां बहन बेटियों के साथ बलात्कार किए और करवाए। उसकी मूर्ति वहां लगी हुई है और बड़े शान से वो खड़ा हुआ है वहां पर। हमें किसी दिन उसको हटा देने की बात करनी पड़ेगी, उसको समाप्त करने की बात करनी पड़ेगी। वहां मूर्ति हो सकती है तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की होनी चाहिए, वहां मूर्ति हो सकती है तो चाफेकर बंधुओं की होनी चाहिए, वहां मूर्ति हो सकती है तो सावरकर जी की होनी चाहिए। अंग्रेज अधिकारी की मूर्ति को आजादी के 62 साल में तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्यों करेंगे? तो इस तरह से हमें हमारे सारे गुलामी के निशाने हटाने। अगर यहां उत्तर प्रदेश से कोई लोग आए हों, इलाहाबाद में एक इलाका है जो गुलामी का सबसे खतरनाक प्रतीक है, चैथम लाइन्स है। एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था चैथम, उसने वहां जाके एक अपनी कोठी बनाई थी और वहां पे कुछ सेना रखना शुरू किया था, तब से वो चैथम लाइन्स पड़ गया। आजादी के 62 साल के बाद वो चैथम लाइन्स इलाहाबाद में चल ही रहा है। और भी एक खराब जगह है इलाहाबाद में, म्योर रोड है, वो एक अंग्रेज अधिकारी के नाम पर है। सबसे खराब अंग्रेज अधिकारी था म्यो, जो इलाहाबाद में आया था, जिसने हिंदुस्तान में आजादी के इतिहास में कालिख पोंछी है। वो ये कि इलाहाबाद के जो क्रांतिकारी होते थे ना, उनको नीम के पेड़ पर फांसी लटकाकर गोली मारा करता था। वो म्यो अधिकारी था। उसके नाम पर म्योर रोड है, उसके नाम पर म्योर कॉलेज है, उसके नाम पर म्योर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। बहुत शर्म आती है मुझे ये गुलामी की निशानियां। चेन्नई में चले जाओ तो रिपन बिल्डिंग है। रिपन एक खतरनाक अंग्रेज अधिकारी था जिसने पूरे मद्रास की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया, एक कानून बना के पूरे मद्रास की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। उस रिपन के नाम पर बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिस चलता है। उससे भी ज्यादा खतरनाक एक अंग्रेज था कर्जन, जिसने बंटवारा किया था बंगाल का हिंदू और मुसलमानों के आधार पर। पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल।
पूर्वी बंगाल मुसलमानों का, पश्चिमी बंगाल हिंदुओं का। हिंदू मुसलमान के आधार पर देश का पहला बंटवारा 1905 में हुआ था और वो नींव रखी थी करजन ने, जिसका फलीभूत 1947 में हुआ था और वास्तव में बंटवारा हो गया। जिस करजन ने हिंदुस्तान को सांप्रदायिक आधार पर बांटा हो, हिंदू मुसलमान के संप्रदाय के आधार पर देश के दो टुकड़े किए हों, उस करजन के नाम पर जगह जगह बिल्डिंगें खड़ी हैं, जगह जगह सड़क बनी हुई हैं। करजन रोड, करजन बिल्डिंग, करजन चौराहा, ये सब करजन के नाम पर कलकत्ता में, बंगाल में और भारत के दूसरे इलाकों में। ऐसे बहुत स्थान हैं हमारे देश में। और चलते चलते कुछ छोटी छोटी बातें और। एक बहुत खराब अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था नील, और उसका एक सहयोगी था, उसका नाम था व्हीलर। दोनों खतरनाक अंग्रेज थे। इन्होंने पता है क्या किया? हिंदुस्तान में आजादी की लड़ाई शुरू हुई बिठूर नाम के एक गांव से। ये कहानी आप सब जानते हैं। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास आप पढ़ें तो बिठूर नाम का एक छोटा सा गांव है, कानपुर के पास है, 24-25 किलोमीटर की दूरी है। उस गांव में सबसे पहली बैठक हुई थी जिसमें यह तय हुआ था कि हमको आजादी हासिल करनी है। अंग्रेज जाएंगे नहीं, इनको भगाना पड़ेगा। आजादी आएगी नहीं, छीन के लाना पड़ेगा। मांगने से कोई आजादी नहीं देगा, हमें छीननी पड़ेगी हमारी आजादी। यह तय हुआ। वो बैठक सबसे पहले तय हुई, जिसकी अध्यक्षता की थी नाना साहब पेशवा ने। तात्या टोपे उस बैठक में हाजिर थे और उनके कुछ सहयोगी हाजिर थे। फिर वो बैठक धीरे धीरे बढ़ती गई और एक दिन लाखों क्रांतिकारियों का संगठन बन गई और बिठूर ने हिंदुस्तान को रास्ता दिखाया। बिठूर ने हिंदुस्तान को आजादी का इतिहास शुरू करवाया। बिठूर से क्रांति की शुरुआत की नींव पड़ी और पूरे देश में वो फैली। और वो फिर चिंगारी उठी तो बैरकपुर से नींव डाली गई, वो बिठूर में नींव पड़ी, चिंगारी बैरकपुर में उठी। मंगल पांडे ने एक अंग्रेज अधिकारी को गोली मारी, उसका नाम था मेजर ह्यूसन। ह्यूसन को गोली क्यों मारी? जब मंगल पांडे को यह पता चला कि कारतूस का इस्तेमाल करना पड़ता है, मुंह से उसको खोलना पड़ता है, उस पर गाय की चर्बी लगाई जाती है और गाय हमारे लिए मां जैसी है, कोई हमारी मां की हत्या करे फिर उसकी चर्बी लगाया हुआ कारतूस मुंह से खोलना पड़े, तो ये तो शर्म से डूब मरने की बात है। इसलिए मंगल पांडे ने अपने अधिकारी को एक प्रश्न किया कि क्या कारतूसों पर गाय की चर्बी लेपन किया जाता है? वो ह्यूसन ने ना हाँ कहा ना कहा, और वो डिप्लोमेटिक आदमी था। हाँ कहता तो फंसता, ना कहता तो फंसता, तो चुप रह गया। फिर पूछा मंगल पांडे ने क्या ऐसा होता है, फिर पूछा। 3 बार में उसने जवाब नहीं दिया तो मंगल पांडे को गुस्सा आया। उनके पास उनकी सर्विस राइफल थी, गोली मार दी, ह्यूसन ढेर हो गया, उसी समय मर गया। ह्यूसन मर गया तो दूसरे अधिकारी आए मंगल पांडे को पकड़ने के लिए, तो फिर मंगल पांडे ने गोली चलाई, उसमें 3 घायल हो गए, 2 फिर मारे गए और बाद में मंगल पांडे पकड़ में आ गए। फिर उनके ऊपर झूठ मूठ का मुकदमा चला और उनको फांसी हो गई 8 अप्रैल को। तो ये चिंगारी उठी बैरकपुर से। वहां से क्रांतिकारियों ने क्या किया, जो उनके सहयोगी थे मंगल पांडे के, जो फौज में काम करते थे, ऐसे 1100 सैनिकों ने तुरंत इस्तीफा दे दिया और अंजलि में गंगा जल भर के कसम खाई उन्होंने। आप जानते हैं बिठूर के बहुत नजदीक में गंगा जी बहती है, तो सारे सैनिक छावनी छोड़कर, इस्तीफा देकर, अंग्रेजी पोशाक को जलाकर गंगा जी के किनारे पहुंचे। गंगा जी की गंगा जल हाथ में अंजलि लेके कसम खाई कि अब इस देश में हम वही करेंगे जो मंगल पांडे ने किया है और हम गांव गांव में ये चिंगारी जलाएंगे। 5-5 के ग्रुप में फैल गए पूरे देश में और पूरे देश में क्रांति की मशाल उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, मेरठ, दिल्ली, सहारनपुर, शाहजहांपुर, हर जगह फैल गई। 350 स्थानों पर क्रांति हुई और अंग्रेजों को 3 महीने में सफाया कर दिया इस देश के क्रांतिकारियों ने। भारत के इतिहास में यह दस्तावेजी घटना अभी दर्ज होना बाकी है, वो ये कि 1857 में जो क्रांति की शुरुआत हुई, 3 महीने के अंदर एक अंग्रेज मारा गया और भारत आजाद हो गया। 1 सितंबर 1857 तक पूरा भारत आजाद हो गया। 350 स्थानों पर भारत की विजय पताका फहराई गई। तो इस पूरे के पूरे क्रम में बिठूर की भूमिका बहुत महत्व की है। अब हुआ क्या, जब हमारी विजय हो गई, हम जीत गए और हमारा शासन फिर से वापस आने लगा, तो अंग्रेजों की संसद में फिर प्रस्ताव पारित हुआ, वापस भारत में जाना है और फिर से भारत पर कब्जा करना है। तो यहाँ के कुछ 20 गद्दार राजाओं ने अंग्रेजों की मदद की,
सेना मिली उनको, अंग्रेजों को भारत के राजाओं की पैसा मिला उनको भारत के राजाओं से, और फिर वो चढ़ बैठे। तो सबसे पहली चढ़ाई उन्होंने बिठूर पे की, वापस अंग्रेजों ने। और ये बात है नवंबर 1, 1858 के आसपास की। तो फिर चढ़ाई हुई बिठूर पर, और बिठूर को जड़मूल से खत्म कर देना है, ये अंग्रेजों ने तय किया। जिस अंग्रेज अधिकारी ने बिठूर को जड़मूल से खत्म कर देने की बात तय की, उनमें एक नील था, एक व्हीलर था, और उसके कुछ सहयोगी थे। इन्होंने बिठूर पर हमला किया, और ऐसा हमला किया कि 24,000 लोग बिठूर में रहते थे उस समय। बिठूर की आबादी कुल मिलाकर 24,000 थी। 3 महीने के छोटे बच्चे से लेकर 90 साल के बुजुर्ग तक 24,000 लोग रहते थे। अंग्रेजों ने सबको खत्म कर दिया, 3 महीने के बच्चे को भी नहीं छोड़ा, 90 साल के बुजुर्ग को भी नहीं छोड़ा। और ये